हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में स्टार्ट होने वाला है जो कि आपका पीछे चल रहा था मेटलर्जी। और मेटलर्जी में हम लोग कंसंट्रेशन तक पढ़े थे। इसमें कंसंट्रेशन करने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड देखे थे। हाइड्रोलिक वॉशिंग देखे थे, मैग्नेटिक देखे थे, बाई मैग्नेट के द्वारा देखे थे, बाई ग्रेविटी के द्वारा देखे थे, बाई हैंड देखे थे और फोर्थ फ्लोवेशन मेथड भी इसी में देखे थे। तो इस सारे मेथड के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी हमें ओर्स मिलते थे, मिनरल्स से जो ओर्स मिलते थे, ओर्स का कंसंट्रेशन किए। कंसंट्रेशन होने के बाद क्या होता है कि जो अशुद्धियां होता है ओर्स में वो निकल जाते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं कि जो अशुद्धियां निकलते हैं वो क्या क्या अशुद्धियां होते हैं, उस अशुद्धियां को क्या कहते हैं, और अशुद्धियां निकलने के बाद जो ओर बचता है उस ओर से जो अयस्क बचता है उस अयस्क से धातु कैसे निकाला जाता है। तो आज जो अयस्क का हम लोग सांद्रण किए हैं उस सांद्रित अयस्क से धातु निकालेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि अयस्क में कौन कौन सी अशुद्धियां थी। लेकिन उसको भी जानने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और यह आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पल पल आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अयस्क में जो अशुद्धियां थी, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो आपको अयस्क में अशुद्धियां होती है, जो आपके पास अयस्क में अशुद्धियां होती है बाबू, ध्यान से समझेंगे। जो अयस्क में अशुद्धियां होती है उसको गैंग कहते हैं। याद रखेंगे, जो अयस्क में अशुद्धियां होती है उसे गैंग कहते हैं। यानी अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां को गैंग कहते हैं। गैंग, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां को क्या कहते हैं बाबू? गैंग कहते हैं। अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां को गैंग कहते हैं। अब गैंग के जगह पर क्या? तो गैंग के जगह पर बहुत कुछ हो सकते हैं। बालू के कण हो सकते हैं। गैंग में आपको SiO2 सिलिका हो सकता है, आपको क्विकलाइम हो सकता है, आपको क्विकलाइम चुना पाउडर हो सकता है। तो ये सब गैंग में कुछ भी हो सकते हैं। तो याद रखेंगे, अयस्क में जो अशुद्धियां जो हम लोग अभी कंसंट्रेशन करके निकाले हैं उसको क्या कहते हैं? गैंग। तो कोई पूछता है गैंग किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां को गैंग कहते हैं। जल्दी से पेन कॉपी कलम उठाएंगे, काम चोर लड़कन जल्दी से लिखना स्टार्ट करेंगे। गैंग किसे कहते हैं? टॉपिक बनाएंगे पट से। गैंग 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 क्या है? एक गैंग गुंडागर्दी वाला गैंग होता है, उस गैंग की बात नहीं कर रहे हैं। गैंग याद रखेंगे, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां को, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां को गैंग कहते हैं। अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां को गैंग कहते हैं। लेकिन बात ऐसी है बाबू कि कुछ वैसे गैंग होते हैं जिसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग कंसंट्रेशन किए, बहुत सारी अशुद्धियां को अलग किए, बहुत सारी अशुद्धियां को अयस्क से बाहर कर दिए। अयस्क आपका कंसंट्रेटेड हो गया, प्योर हो गया। लेकिन कुछ वैसे गैंग होते हैं जो कंसंट्रेशन करने के बाद भी रह जाते हैं। तो वैसे गैंग को हटाने के लिए बाहर से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डालने पड़ते हैं। यानी कि आप यहां से नोट करके लिखेंगे कि कुछ वैसे गैंग होते हैं, कुछ वैसे गैंग होते हैं जिन्हें साधारण विधि द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। साधारण विधि द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए कोई बाहर से मटेरियल डालना पड़ता है। ऐसे गैंग को हटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की आवश्यकता होता है। और इस एक्स्ट्रा मटेरियल को बाबू बोलते हैं फ्लक्स। हिंदी में कहते हैं इसको एस्यंद। जो आपको
कुछ विशेष प्रकार के गैंग होते हैं जिसे नॉर्मल मेथड से आप नहीं हटा सकते हैं, कंसंट्रेशन करके नहीं हटा सकते हो, सांद्रण करके नहीं हटा सकते हो। वैसे गैंग को हटाने के लिए आपको उसमें क्या डालना होगा? फ्लक्स डालना होगा, संयंत्र डालना होगा। भैया ये फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स वैसे पदार्थ होते हैं, नोट करेंगे फ्लक्स नोट करेंगे, वैसे पदार्थ जो अगलनीय गैंग को गलनीय बनाते हैं, फ्लक्स कहलाते हैं। ये देखिए कितना क्यूट सा डेफिनेशन है। फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स वैसे पदार्थ होते हैं बॉस जो अगलनीय गैंग को क्या करते हैं? गलनीय बनाते हैं। यानी जो गैंग है, जो अशुद्धियां है, वो नहीं गल रहा था, अशुद्धियां नहीं गल रहा था, तो उसे हमें गलाना था और गलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर से डाले और उसी मटेरियल को हमने क्या बोला? फ्लक्स। जो बाहर से हमने मटेरियल डाला है उसी मटेरियल को हमने क्या बोला है? फ्लक्स। उसी मटेरियल को हमने क्या बोला है? फ्लक्स। अब जो फ्लक्स है बॉस, इस फ्लक्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। थोड़ा सा मिटाते हैं, लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से लिखेंगे, काम चोरी नहीं करना है। आइए, यानी कि हम लोगों ने फ्लक्स समझा, पहले तो गैंग समझा। गैंग क्या होता है? अयस्क में जो अशुद्धियां होती है। अब बात है कि कुछ स्पेशल गैंग है जिसे नॉर्मल मेथड से नहीं हटा पाए। तो जब नॉर्मल मेथड से नहीं हटा पाए तो उनको हटाने के लिए हमने क्या किया कि बाहर से कुछ मटेरियल डाला, और जो बाहर से हमने मटेरियल डाला उस मटेरियल का नाम रखा फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या करता है कि जो हमारे पास उस तरह के गैंग थे जो नहीं गल रहे थे, क्योंकि गलेंगे नहीं तो हटेंगे नहीं, तो उनको गलाने के लिए हमने फ्लक्स डाला। अब ये फ्लक्स आगे जब देखेंगे तो पता चलेगा कि फ्लक्स क्या है? तो कैटेगरी के होते हैं। यानी कि जो हमारा फ्लक्स है, जो हमने डाला है एक्स्ट्रा मटेरियल, ये फ्लक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये फ्लक्स दो तरह के हैं, एक जिसको कहते हैं एसिडिक फ्लक्स और एक बेसिक फ्लक्स। यानी फ्लक्स कितने तरह के हो गए? दो तरह के, एक एसिडिक फ्लक्स और सेकेंड क्या है आपका? बेसिक फ्लक्स। यदि हम बात करें एसिडिक फ्लक्स का, यदि हम बात करें आपका एसिडिक फ्लक्स का, तो एसिडिक फ्लक्स वैसे फ्लक्स होते हैं जो बेसिक गैंग को हटाते हैं। एसिडिक फ्लक्स वैसे गैंग होते हैं जो बेसिक गैंग को हटाते हैं, और बेसिक फ्लक्स वैसे आपको फ्लक्स होते हैं जो एसिडिक गैंग को हटाते हैं। अब कुछ अता पता नहीं चला सर, कहा ऊपरे ऊपरे बोल दिए। तो ध्यान से देखें, जो गैंग होते हैं बाबू, गैंग दो तरह के होते हैं। जो हमारा अशुद्धियां है, वो अशुद्धियां भी दो तरह का है। ये अशुद्धियां भी आपका दो तरह का है। ये दो में आपका एक एसिडिक होता है और दूसरा आपका बेसिक होता है। और आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, एसिडिक बोले तो अम्लीय और बेसिक बोले तो क्षारीय। एसिडिक क्या होता है आपका? अम्लीय। बेसिक क्या होता है आपका? क्षारीय। तो अम्ल और क्षार आपको पता एक दूसरे का पुराना दुश्मन। अम्ल क्षार के सारे प्रभाव को नष्ट करता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। तो सर यदि हमारे पास एसिडिक फ्लक्स है और अगर हमारे पास बेसिक गैंग है, तो बेसिक गैंग को हटाने के लिए हम एसिडिक फ्लक्स का यूज करेंगे और एसिडिक गैंग को हटाने के लिए बेसिक फ्लक्स का यूज करेंगे। यानी कोई पूछता है हमसे कि एसिडिक फ्लक्स किसे कहते हैं, एसिडिक फ्लक्स किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि बेसिक गैंग को हटाने के लिए, बेसिक गैंग को हटाने के लिए जो एक्सटर्नल मटेरियल डाला जाता है, जो बाह्य पदार्थ डाला जाता है, उसे एसिडिक फ्लक्स कहते हैं। उसे एसिडिक फ्लक्स कहते हैं।
यानी बेसिक गैंग को हटाना है तो हम क्या यूज करेंगे, एसिडिक फ्लक्स। और वही अगर एसिडिक गैंग को हटाना है तो क्या यूज करेंगे, बेसिक फ्लक्स। हाँ, हिंदी में इसको कहते हैं अम्लीय स्यंद, अम्लीय स्यंद, और इसको हिंदी में कहते हैं बाबू भस्मीय स्यंद। तो अगर क्षार को हटाना है अम्ल का यूज करेंगे, अम्ल को हटाना है क्षार का यूज करेंगे। जैसे कोई आपसे पूछता है कि बोस बेसिक फ्लक्स बताओ, तो सट से डेफिनेशन नोट करेंगे। बस क्या नोट कर सकते हैं, तो एसिडिक गैंग, एसिडिक गैंग को हटाने के लिए, एसिडिक गैंग को हटाने के लिए जो एक्सटर्नल मटेरियल डाला जाता, अब कहाँ डालेंगे, तो जहां अशुद्धियां होगा वहां डालेंगे। और कहाँ डालेगा, दिमाग में कचरा मत भरो। जो एक्सटर्नल मटेरियल डाला जाता है उसे बेसिक फ्लक्स कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात हुआ। अगर आपके पास कुछ वैसे ओर्स हैं जिनमें आपको पता चल चुका है कि अम्लीय अशुद्धियां और नहीं निकल रहा है, तो उस अम्लीय अशुद्धियां को हटाने के लिए बेसिक फ्लक्स डालेंगे। और आपको पता चला नहीं अम्लीय अशुद्धियां नहीं है, क्षारीय अशुद्धियां, बेसिक गैंग है, और अगर बेसिक गैंग है तो उसको हटाने के लिए एसिडिक फ्लक्स का यूज करेंगे। यानी कि जो भी आपके पास गैंग है बोस, इस गैंग में जैसे ही आपको फ्लक्स मिलेगा तो ये स्लैग बनाता है, स्लैग। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, गैंग प्लस फ्लक्स इक्वल टू स्लैग ना। स्लैग को हिंदी में कहते हैं धातु मोल। धातु से क्या करेगा, अशुद्धियां को लेकर के ये निकल जाएगा। यही स्लैग क्या करेगा, धातु से लेकर के अशुद्धियां को निकल जाएगा। तो आपका जो, या धातु से लेकर निकल जाएगा, जो अयस्क में धातु है उस अयस्क से क्या करेगा, अशुद्धियां को लेकर निकल जाएगा और अयस्क आपका प्योर बच जाएगा। तो अब जाकर अयस्क का कंसंट्रेशन क्या होता है, कंप्लीट। क्योंकि अयस्क का कंसंट्रेशन कर लेने से कामयाब आप नहीं होते हैं जब तक कि उससे अशुद्धियां को आप नहीं हटा पाते हो। तो अशुद्धियां हटाने के लिए फ्लक्स का भी एक अहम रोल है। तो इस तरह से आपका अयस्क कंसंट्रेटेड हो गया। अब कंसंट्रेटेड अयस्क से हम लोग को धातु निकालना है, उसके लिए कुछ काम करने वाले हैं। तो जल्दी से नोट करेंगे, क्योंकि अब स्टार्ट करने वाले हैं कि जो कंसंट्रेटेड और हमारे पास मिलता है उसे धातु हम कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं कि कंसंट्रेटेड अयस्क से धातु कैसे कैसे निकाला जाता है। तो अयस्क का सांद्रण हम लोग किए थे पिछले क्लास में। आज जो अशुद्धियां था उसको हम लोग देख लिए। यानी कि जो अयस्क का हम लोग सांद्रण किए थे बोस, तो कंसंट्रेटेड करने के बाद आफ्टर कंसंट्रेशन करने के बाद जो हमारा ओर होता है वो दो तरह के मिलता है अयस्क। जो हमारा ओर होता है वो दो तरह के मिलता है। पहला या तो कार्बोनेट का ओर मिलेगा, कार्बोनेट ओर्स, और नहीं तो मिलते हैं सल्फाइड ओर्स। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात बोले बोस, तो ZnCO3 जिसको कहते हैं कैलामाइन, FeCO3 जिसको कहते हैं सीडेराइट, है कि नहीं। एक कार्बोनेट का अयस्क है। CaCO3 जिसको कहते हैं चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब क्या है आपको, कार्बोनेट का अयस्क है। ये सब क्या है आपको, कार्बोनेट का अयस्क है। ये सब क्या है आपको, कार्बोनेट का अयस्क है, क्योंकि सब में कार्बोनेट लगा हुआ है। वही अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ZnS, इसको कहते हैं जिंक ब्लेंड, इसको कहते हैं जिंक ब्लेंड। FeS2 इसको कहते हैं कॉपर पाइराइट, अरे आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट या फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। मूर्खों का सोना यही है बोस, नकली सोना इसी को कहते हैं फूल्स गोल्ड। तो ये सब क्या है आपका सल्फाइड ओर्स।
तो आपके पास दो तरह के ओर्स हैं, एक कार्बोनेट का ओर्स है और दूसरा सल्फाइड का ओर्स है। एक कार्बोनेट का ओर्स है और एक आपके पास सल्फाइड का ओर्स है, और दोनों ओर से क्या करना है, धातु आपको निकालना है। तो याद रखेंगे हमारा एक नोट पॉइंट, पहला कि कार्बोनेट अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए कार्बोनेट अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन करना पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, निस्तापन करना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास सल्फाइड अयस्क है तो सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले रोस्टिंग बोले तो भर्जन या जारन, 10th क्लास में पढ़े होंगे, करना पड़ता है। कौची करना पड़ता है, तो रोस्टिंग करना पड़ता है। कार्बोनेट अयस्क से धातु निकालना है तो सबसे पहले कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड अयस्क से धातु निकालना है सबसे पहले रोस्टिंग करेंगे। अब भैया ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है, तो स्टार्ट करते हैं कि ये कैल्सिनेशन क्या है और ये रोस्टिंग क्या है कि ना। तो चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट किया जाए। स्टार्ट करने वाले हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बोलते हैं कि निस्तापन किसे कहते हैं, जारन किसे कहते हैं। निस्तापन पूरा एकदम, निस्तापन यानी ताप जाना है और जारन यानी जार देना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इस तरह के मन में अगर बातें उठती है तो समझो कि तुम्हारा मन में, तुम्हारे दिमाग में 9 मन भूसा भरा हुआ है। उसको पहले कचरा साफ करो, उसके बाद मोबाइल लेकर के और पढ़ना स्टार्ट करो। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निस्तापन, उसके बाद जारन। तो बात करें निस्तापन का, निस्तापन कहते हैं इसको इंग्लिश में कैल्सिनेशन। देखो कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो किस पर लागू होता है, कार्बोनेट अयस्क पर। और कार्बोनेट जिसका आप देखे होंगे कि जो फॉर्मूला होता है उस समय CO3 लगा हुआ रहता है। कार्बोनेट CO3 यानी ऑक्सीजन इसमें है, 3 एटम ऑक्सीजन है। और निस्तापन और जारन दोनों ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बस हीट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हीट करना है, सिर्फ और सिर्फ हीट करना है, गर्म करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसके अंदर यदि हम हीट करें, और हीट करने के लिए कोई चीज को हीट करना है, जलाना है, तो जलाने के लिए एक एलिमेंट जिम्मेवार होता है। एक ऐसा एलिमेंट है आपको पूरे नेचर में जो खुद नहीं जलता है लेकिन बाकी सबको जलाता है, और उसी का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आप कहीं आग नहीं लहरा सकते हैं, आप किसी चीज को नहीं जला सकते हैं। यानी ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरों को तो जलाता है लेकिन खुद नहीं जलता है। तो अगर कार्बोनेट अयस्क को जलाना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन खुशी की बात यह है कि कार्बोनेट के पास पहले से ऑक्सीजन है। कार्बोनेट अयस्क के पास पहले से ऑक्सीजन है। लेकिन अगर सल्फाइड अयस्क, जिसमें कि जैसे ये था आपका ZnCO3, वही हम ZnS ले ले, ये सल्फाइड है, तो सल्फाइड अयस्क के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसमें कैल्सिनेशन काम नहीं करेगा, इसमें रोस्टिंग करना होगा, और रोस्टिंग करने के लिए ऑक्सीजन देके गर्म करना होगा। यानी कैल्सिनेशन में डायरेक्ट गर्म कर दो विदाउट ऑक्सीजन के, जबकि जब रोस्टिंग करेंगे तो वहां भी गर्म करना है विद ऑक्सीजन के। कैल्सिनेशन में विदाउट ऑक्सीजन हीट करना है और रोस्टिंग में विद ऑक्सीजन हीट करना है। यानी कि अगर निस्तापन की बात करें तो इसमें क्या होने वाला है कि इसमें कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे कि यह ऑक्साइड में बदल जाता है। यहां से भी धातु मिलने वाला नहीं है, वहां नोट में लिखवाया था सबसे पहले कैल्सिनेशन करना है, बाद में कुछ और करना है। इतना जल्दी सफलता नहीं मिलने वाली है। तो यानी कि इसका डेफिनेशन हो जाएगा
कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में या देखो कोई कोई बुक क्या लिखता है यहां पे कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को निश्चित ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि जो इसके पास है, क्योंकि कार्बोनेट के पास ऑक्सीजन है तो उसी की उपस्थिति में, बाहर से नहीं देना, हम बाहर वाला बात करें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बाहर से नहीं देना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वैसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है तो उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। यानी कि हमारे पास कार्बोनेट का अयस्क है और उसको हीट कर रहे हैं डायरेक्ट विदाउट ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो क्या मिलता है, ऑक्साइड मिल जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लो, हमारे पास ZnCO3 है, अब उस इसको डायरेक्ट हमने क्या किया, हीट किया, और हीट करने पर होता क्या है, ऑक्साइड मिलेगा, यानी जिंक एक ऑक्सीजन इससे पकड़ लेगा तो बना लेगा ZnO, और साथ में इसका एक ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर हुआ, बचा इसके पास 2 ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, CO2, ये गैस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। थोड़ी बैलेंस करने की बात करें तो ये खुद ब खुद बैलेंस है, ये खुद ब खुद बैलेंस है, संतुलित है। उसी तरह से आप और देखें, सपोज करो हमारे पास FeCO3 है, इसको डायरेक्ट हम हीट करते हैं, होगा क्या, एक ऑक्सीजन आयरन पकड़ेगा, FeO बनाएगा और CO2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर। हमारे पास CaCO3 है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हीट करो बोस, एक ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर होगा, CO बनेगा और CO2 क्या हो जाएगा, बाहर। तो इस तरह से आप देखिए कि कैल्सिनेशन की प्रक्रिया होती है। सारे प्रक्रिया को हमने क्या बोलेंगे, हम कैल्सिनेशन। ये सारे प्रक्रिया में क्या हो रहा है, कैल्सिनेशन, निस्तापन हो रहा है। ये सारे प्रक्रिया में क्या हो रहा है, निस्तापन हो रहा है। ये सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है, निस्तापन हो रहा है। निस्तापन में हो क्या रहा है, कुछ नहीं, हमारे पास कार्बोनेट का ओर है, उसको हम हीट कर रहे हैं डायरेक्ट, यहां से ऑक्साइड बन जा रहा है, देखो जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सब ऑक्साइड बन जा रहा है। नाम लिखेंगे, जिंक कार्बोनेट, यहां बना जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट, इधर से क्या बना, आयरन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम का कार्बोनेट, यहां बना कैल्शियम का ऑक्साइड, यहां क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि सब ऑक्साइड में चेंज हो गया, सब क्या हो गया, ऑक्साइड में चेंज हो गया। यानी कि हमने बोला था कार्बोनेट अयस्क में सबसे पहले कैल्सिनेशन करना है धातु प्राप्त करने के लिए, तो सर धातु तो नहीं मिला, मिलेगा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, जल्दी से नोट करो, उसके बाद रोस्टिंग देखते हैं, उसके बाद हम धातु निकालेंगे। तो जल्दी से नोट किया जाए, जल्दी से नोट किया जाए, इसे जल्दी से नोट किया जाए। हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। आइए अब देख लेते हैं थोड़ा रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग, रोस्ट, एक होता है घोस्ट, होत, घोस्ट की बात नहीं, रोस्ट की बात है, घोस्ट नहीं। आइए रोस्टिंग, जिसको कहते हैं जारन या भर्जन। अगर जारन या भर्जन की बात करें, जारन या भर्जन की बात करें तो इसमें काम होता है सल्फाइड अयस्क पर। इसमें काम किस पर है, सल्फाइड अयस्क पर। यानी कि जब सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है, सल्फाइड अयस्क के पास ऑक्सीजन है नहीं, गर्म करने के लिए ऑक्सीजन है, ये चाहिए। यानी कि जब सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन दे करके अगर हम सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, वो भी ऑक्साइड में चेंज होगा। जैसे कार्बोनेट अयस्क बिना ऑक्सीजन के गर्म करने पर ऑक्साइड में जा रहा था, उसी तरह से सल्फाइड अयस्क ऑक्सीजन दे के गर्म करने पर ऑक्साइड में जाएगा। और इस दोनों कंडीशन से हमको ऑक्साइड ही मिलने वाला है, धातु अभी मिलने वाला नहीं है रे बाबू। धातु मिलेगा थोड़ी देर पर, थोड़ी देर बाद आपको धातु मिलेगा, सब्र करो। यानी यहां क्या करने वाले हैं कि जब
सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे रोस्टिंग कहते हैं। यानी कि बात तो वही है जो कैल्सिनेशन में हो रहा था। एग्जाम्पल के लिए ले तो जैसे हमारे पास ZnS है, जिंक ब्लेंड कहते हैं बोस इसको, ये रहा जिंक ब्लेंड। इसको क्या करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो। हीट करेंगे तो ये O हो जाएगा, यहां से इधर ट्रांसफर, बनेगा ZnO और सल्फर ऑक्सीजन से मिलेगा तो बनाएगा SO2। थोड़ी बैलेंस करने के लिए देखो, रोस्टिंग में एक ट्रिक हमारा रखो बैलेंस करने के लिए। आंख बंद करके लिख दो 2 3 2 2 2 3 2 2। बैलेंस रहता है रोस्टिंग वाला चीज। देखो बैलेंस करके, 2 ठो जिंक 2 ठो जिंक। चलो हटाते हैं पहले, उसके बाद बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम अपना ट्रिक समझेंगे। देखो तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम। यहाँ ऑक्सीजन 1 और 2 3, तो विलोपन विधि 10th क्लास में पढ़ा होगा। लगाओ, इन्हें 3 इन्हें 2, यहाँ 3 से गुना, ये 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 से यहाँ गुना करें, 2 से यहाँ गुना, 2 यहाँ 2 दूनी 4, 4 और 2 6, जिंक हो गया 2 ठो, यहाँ कर दो 2 से गुना। देखो 2 3 2 2 आ गया कि नहीं काम। तो इस तरह से हम लोग रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने से भी क्या मिला, देखो जिंक का ऑक्साइड, ये क्या मिल गया हमें, जिंक ऑक्साइड। कैल्सिनेशन से भी ऑक्साइड मिल रहा था। और देखो और देखो, मान लो ZnS था, हमारे पास PbS है, इसको ग्लेना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्लेना। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करो, हीट करने पर क्या बन जाएगा, PbO और आपका SO2 बाहर। बैलेंस करने के लिए 2 3 2 2। और ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रोस्टिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जारन या भर्जन। जारन या भर्जन, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। यही प्रोसेस है आपका रोस्टिंग का ना। तो याद रखेंगे, आपका रोस्टिंग खत्म हुआ, कैल्सिनेशन खत्म हुआ, और दोनों से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिला, ऑक्साइड। यानी कि हमारे पास कार्बोनेट का अयस्क था और सल्फाइड का और था, इसका किया हमने कैल्सिनेशन, इसका किया हमने रोस्टिंग, और दोनों से क्या मिला बोस, ऑक्साइड। दोनों से क्या मिला हमें, ऑक्साइड। दोनों से क्या मिला हमें, ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड से हमें क्या करना है, मेटल निकालना है, धातु निकालना है। तो अब टॉपिक लगेगा कि ऑक्साइड से मेटल कैसे निकलता है। यानी ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ऑक्सीजन एक ऐसा पदार्थ है जो खुद नहीं जलता है, दूसरा को जलाता है, जैसा कि चोर चुआड़। ऑक्सीजन को याद रखना एकदम पक्का चोर है, तो इसको हटाने के लिए पुलिस को लगाना पड़ेगा। और याद रखेंगे, ऑक्सीजन को हटाने का एकमात्र तरीका, और बहुत ऐसे ऑक्सीजन हटाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक फेमस तरीका है जिसका नाम है रिडक्शन। रिडक्शन, अवकरण। रिडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो समुद्र की गहराई से भी ऑक्सीजन को खोज कर निकाल देगा और बाहर कर देगा। यानी रिडक्शन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन को कहीं से भी निकाल कर बाहरी कर देगा। यानी कि यहां जो हमें ऑक्साइड मिल रहा है, यहां जो जिंक का ऑक्साइड, यहां लेड का ऑक्साइड मिल रहा है, अगर इसका रिडक्शन कर दिया जाए तो ऑक्सीजन का राम नाम सत्य है। ऑक्सीजन की कहानी हो जाएगी खत्म और हमें मेटल मिल जाएगी। तो शुभ काम में देरी, टॉपिक लगाते हैं रिडक्शन। तो चलो टॉपिक लगा दो, रिडक्शन, अवकरण। यहां से टॉपिक लगने वाला है आपका रिडक्शन। तो लगा दो टॉपिक, लगा दो टॉपिक हमारे साथ, रिडक्शन, अवकरण। तो आपको अभी हमने बोला
अवकरण अवकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन को कहीं से खोज कर निकाल देगा, यानी वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑक्साइड अयस्क से ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अवकरण। या धातु की प्राप्ति कर लिया जाता है। ऑक्साइड अयस्क में क्या है? धातु है, ऑक्सीजन है। धातु को प्राप्त कर लिए मतलब ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। यही तो है रिडक्शन। यानी कह सकते हैं वैसी प्रक्रिया, नोट करेंगे वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है, उसे रिडक्शन कहते हैं। और बाबू ये जो रिडक्शन है वो 3 तरह से होता है, जो निम्न 3 तरीकों से या 3 प्रकार से होता है। पहला बाय हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन के द्वारा कर सकते हैं रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन चोर है तो हाइड्रोजन पुलिस है। दूसरा आप बाई कार्बन के द्वारा कर सकते हैं रिडक्शन, और तीसरा आप बाई एल्यूमिनियम के द्वारा भी कर सकते हैं रिडक्शन। यानी आप 3 चीज के द्वारा रिडक्शन कर सकते हैं, पहला हाइड्रोजन के द्वारा, दूसरा कार्बन के द्वारा, तीसरा एल्यूमिनियम के द्वारा। लेकिन रिडक्शन करने के लिए आपको क्या है? ऑक्सीजन को हटाना है। रिडक्शन करने के लिए धातु के पास ऑक्सीजन लगा हुआ है और आपको क्या करना है? उस धातु को हटा करके ऑक्सीजन को पकड़ के खींच लेना है। तो सर आपको जिस धातु को हटाना है उस धातु के अपेक्षा ज्यादा बलवान होना पड़ेगा। नहीं तो जिस धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, सपोज करो कि कोई चोर है और उसके ऊपर विधायक या कोई मंत्री, मान लो कोई मुख्यमंत्री के हाथ है, वो मुख्यमंत्री के साथ में घूमता है और तुम एक छोटा सा कांस्टेबल हो, छोटे से हवलदार हो और तुम मुख्यमंत्री के साथ में कोई रहने वाला चोर है, उसको कॉलर पकड़ के खींचक हो, तो क्या तुम्हारी औकात है? क्या तुम खींच सकते हो उसको? नहीं खींच सकते हो। लेकिन वहीं अगर कोई मुख्यमंत्री है और तुम उससे भी बड़े पद पर हो तो आराम से उस चोर को लथेर के पीट के बहरी कर सकते हो, है कि नहीं बात? तो ये आपको ध्यान में देखना होगा कि रिडक्शन करने के लिए ऑक्सीजन किसके साथ लगा हुआ है, उससे हायर एलिमेंट को उसके पास भेजना होगा तो ऑक्सीजन को खींच पाएगा। इसलिए रिडक्शन करने के लिए 3 एलिमेंट आपके पास है, हाइड्रोजन, कार्बन और एल्यूमिनियम। कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल आदमी है या कौन ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है, कौन कम का पावरफुल एलिमेंट है? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ले लो। एक छोटा सा ट्रिक क्या है? कालू नाथ के माझे आलू जरल फिर पकाती है। ये लो, बुरबा के माई है। कालू नाथ के माझे आलू जरल फिर पकाती है। के फॉर पोटासियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb से लेड और H से हाइड्रोजन। थोड़ी सी अपने से लगा लो नीचे, Hg, Cu, Ag, Au। ये 4 एलिमेंट खुद से बनाओ और ये आपका कंफर्म ट्रिक बनता है। तो इसमें क्या है कि ऊपर चढ़ोगे तो सब हाई रिएक्टिव होता है और नीचे आओ तो सब क्या होता है? लो रिएक्टिव होता है। तो अगर ये सब के साथ अगर कोई ऑक्सीजन लगा हुआ है और इन लोग के तुम भेजते हो हटाने के लिए तो आने वाला नहीं है। लेकिन इन लोग के पास ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये सब को भेजते हो उसको खींचने के लिए तो सट खींच देगा, एकदम सट काम हो जाएगा। यानी क्योंकि सब हाई रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव के पास ऑक्सीजन रहेगा तो खींच के घट माने बारी करेगा, चल वहां तो काम ना खाओ, आओ नहीं अब। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो देखो हाइड्रोजन यहाँ है, यानी कि ये सब के पास ऑक्सीजन रहेगा तो हाइड्रोजन काम कर लेगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम यहाँ है, ये सब के पास ऑक्सीजन रहेगा तो एल्यूमिनियम काम कर लेगा। लेकिन कहीं इन लोग के पास रहेगा तब तो एल्यूमिनियम ही फंस जाएगा, वहां काम कौन करेगा? कार्बन।
वहां कौन काम करेगा? कार्बन। यानी कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट के पास से ऑक्सीजन को खींच कर ला सकता है। यानी कि कार्बन के ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, ये कहीं से ऑक्सीजन को खींच लेगा। वो चाहे मुख्यमंत्री के पास रहो चाहे प्रधानमंत्री के पास रहो, इसको किसी से कोई डर नहीं है। ये है कार्बन आपका। हाइड्रोजन यहां से नीचे वाला से ऑक्सीजन खींचेगा, एल्यूमिनियम यहां से नीचे वाला से ऑक्सीजन खींचेगा, लेकिन कार्बन कहीं से खींच देगा, है कि नहीं? तो हाइड्रोजन के द्वारा जो रिडक्शन होता है बाबू उसको बोलते हैं नॉर्मल रिडक्शन, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिडक्शन। कार्बन के द्वारा होता है जो रिडक्शन उसको कहते हैं स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग प्रगलन। और एल्युमिनियम के द्वारा जो रिडक्शन होता है उसको कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शन, इसको कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें आपको, तो जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास ZnO मिला, जिंक का ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम लगाते हैं तो जिंक यहाँ है, एल्यूमिनियम यहाँ है, यानी कि जिंक से एल्यूमिनियम ज्यादा पावरफुल है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? ऑक्सीजन को, एल्यूमिनियम के पास 3+, जिंक के पास 2+, ऑक्सीजन के पास 2-। अब प्लस इस माइनस को खींचेगा तो देखेंगे कि माइनस इस प्लस के साथ था, तो इससे इसको ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। एल्युमिनियम है ज्यादा पावरफुल, तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन को कहेगा कि बाबू हमारा पास आ जाओ, जिंक कहेगा कि मत जाओ। एल्युमिनियम जिंक को दूसरा लततियाएगा और इसको पकड़ के लेके जाएगा, यानी एल्युमिनियम ऑक्सीजन को पकड़ेगा, इसका बैलेंस इसके पास, इसका बैलेंस इसके पास, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांसफर होगा। ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो 3 यहाँ आएगा, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो 2 यहाँ आएगा, यानी एल्युमिनियम आ जाएगा आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, अरे एल्युमिनियम 2 एटम पर आएगा और ऑक्सीजन 3 एटम पर आएगा। अब बेचारा जिंक अकेले रोवैत रहेगा। यहाँ से आपको मेटल की प्राप्ति होती है, यानी रिडक्शन करने पर यहाँ से आपको जिंक क्या हो गया? मेटल आपको मिल गया। थोड़ी बैलेंस करो, थोड़ी बैलेंस करो। एल्युमिनियम 3 या 3 से मल्टीप्लाई, अरे ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई, जिंक 3 से मल्टीप्लाई, और एल्युमिनियम 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 3। और देखो और देखो और देखो और देखो, मान लेते हैं हमारे पास कोई और ऑक्साइड मिल गया। जैसे हमारे पास चलो आयरन की ऑक्साइड मिल गई, हमारे पास किसकी ऑक्साइड मिल गई? आयरन की ऑक्साइड मिल गई। अब इसका क्या करेंगे? तो चलो आयरन 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 यहाँ पे है, एल्युमिनियम यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी हम एल्युमिनियम लगा सकते हैं। यानी जैसे एल्युमिनियम लगाएंगे एल्युमिनियम ऑक्सीजन को खींचेगा, Al2O3, और बेचारा आयरन बाहर, 3 3 3 यहाँ 2 2, ये आयरन सॉलिड हमको मिल जाएगा। कितना नॉर्मल है रिडक्शन करना। अगर आपके पास Al2O3 है तब, अब एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड है, बड़ा एल्युमिनियम से करके खुश हो रहा था, अब एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड है। अब लो, ये एल्युमिनियम का खुद से अपने आप को खींचेगा, अपने आप से अपने आप को लतियाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, तो गड़बड़। एल्युमिनियम का पर एल्युमिनियम काम नहीं करेगा, हाइड्रोजन यहाँ है यानी एल्युमिनियम काम नहीं करेगा, हाइड्रोजन काम नहीं करेगा, तो एक बंदा बच गया जेकर आगे नाथ ना पीछे पगा, कार्बन। लगाओ पट से यहाँ कार्बन, और कार्बन तो कहीं से खींच देगा ऑक्सीजन को, यहाँ से क्या करेगा? एल्युमिनियम को छोड़ देगा और कार्बन के कहेगा चल हमारे पास। और याद रखना कार्बन कभी भी ऑक्सीजन को पकड़ेगा रिडक्शन के प्रोसेस में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, CO। क्या बनाएगा आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड। इस बात को ध्यान में रखना, क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ उल्टा पलटा कुछ बनाया तो हो जाएगा गलती नहीं गलता। एल्युमिनियम डबल 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई, कार्बन 3 से मल्टीप्लाई। तो जो एल्युमिनियम से रिडक्शन हुआ इसको बोलेंगे हम लोग थर्मिट रिएक्शन, इसको बोलेंगे थर्मिट रिएक्शन। और जो कार्बन से हुआ बोस इसको बोलेंगे स्मेल्टिंग, इसको क्या बोलेंगे? स्मेल्टिंग। वही अगर कॉपर के साथ एल्युमिनियम लगल रहता, अगर कॉपर के साथ, अरे ऑक्साइड लगा हुआ है, कॉपर के ऑक्साइड है, तो यहां पे अगर आपको रिडक्शन करना है, यहां पे रिडक्शन करना है तो हाइड्रोजन भी काम कर सकता है, एल्युमिनियम भी काम कर सकता है, और कार्बन तो सदा सदा के लिए काम कर सकता है। यहां आप हाइड्रोजन से करवा सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन को निकाल देगा, Cu बचेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पकड़ेगा तो H2O बन जाएगा। ये आपको सॉलिड मिल गया। देखो सब जगह से मेटल मिल रहा है, यहाँ से एल्युमिनियम मिल गया, यहाँ से कॉपर मिल गया, यहाँ से आयरन मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया? जिंक मिल गया। यानी रिडक्शन है जो ऑक्सीजन को अलग कर देगा
और आपको मेटल को अलग कर देगा। यानी रिडक्शन के द्वारा मेटल अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो आज आप सबने देखा कि किस तरह से मेटल की प्राप्ति की जाती है। हमने मेटल को प्राप्त कराया, मेटल हम लोग को मिला, और इस मेटल में भी बहुत सारे अशुद्धियाँ होती है। अभी खुश होने की कोई बात नहीं है कि हमने मेटल प्राप्त कर लिया, अभी मेटल मिल तो गया, लेकिन ये जो भी मेटल आपको मिला है, ये जिंक, ये आयरन, ये एल्युमिनियम, ये कॉपर, जो भी मेटल आपको मिला है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। और इस अशुद्धियाँ को शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। कई घंटा रिकॉर्डिंग हो गई हो।